हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आरटीआई। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, DSSB हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अदरवाइज़ आपको ये हर टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है ना, ये कब लाया गया, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ना, इसको किसके निर्देशिका के द्वारा लाया गया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सारे क्वेश्चंस पुट ऑफ होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर आरटीआई क्या है। तो फ्रेंड्स, आरटीआई क्या है ये जानेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। और पूरा मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, हैंड रिटन। और फ्रेंड्स, आप लोगों को उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आरटीआई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन क्या है। फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट जो था हमारा, जो 2009 में आया था, इसके अंदर क्या क्या बात की गई थी। तो फ्रेंड्स, आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। जो 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन की बात करता है। ये कहता है कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम देखें एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चे जो थे वो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, मतलब उन लोगों की जो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है अगर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे समाज में बहुत सारे तबके के लोग रहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी है जिनकी कंडीशन जो है वो प्रॉपर ऐसी नहीं है कि वो उनके पास रहने के लिए अगर घर नहीं है, तो फिर पढ़ने वाली अगर हम वहाँ बात करें तो फिर वो सार्थक नहीं लगती। तो गवर्नमेंट जो थी उसने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन का जो स्तर है, एजुकेशन का जो लेवल है, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी कि 6 से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और मिड डे मील स्कीम आया था आपका 1995 में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो मतलब एडमिशन करा लेते थे लेकिन वो फिर नाम कटवा लेते थे, है ना, तो उनके भोजन की उपलब्धता कराता है मिड डे मील, ठीक है। अब जो आरटीई एक्ट आया था, जो हमारा राइट टू एजुकेशन जो है, वो बात करता है शिक्षा प्रदान करने की, ठीक है। किसको शिक्षा प्रदान करने की? शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत ये कहा गया कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है। और आरटीई एक्ट जो था ना फ्रेंड्स, वो आया था आपका 20 जुलाई 2009 को। तो आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का कि आरटीई एक्ट जो था वो कब आया। तो 20 जुलाई 2009 को आया था, राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। इसके अंदर 7 अध्याय हैं और 28 धाराओं में इसको विभक्त किया गया है, ठीक है। फिर इसको लोकसभा में कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसको 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और इसको 2010 में इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारे जगह पे इसे लागू किया गया, ठीक है। और भारत इसको लागू करने वाला 135वां देश था, यानी कि भारत से पहले 135 देश ऐसे थे जिन्होंने इसको लागू कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि जो आरटीआई था उसको लागू कब किया गया। तो 2009 में पारित किया गया था इसको, और 2010 में इसको लागू किया गया, ठीक है। सबसे पहले किसने लागू किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको नॉर्वे प्रशांत में लागू किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके इसको लागू किया गया था। लेकिन अब अगर हम करंट का अपडेट देखें, करंट की न्यूज़ देखें, करंट का सिनेरियो देखें, तो फ्रेंड्स 5 अगस्त 2009 में ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी दिया है, ऐसा क्यास लगाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। दिसंबर 2002
को आर्टिकल 21A जिसके भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान विधेयक में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इस चीज़ का वर्णन किया गया और इसको मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में इसको माना गया है। और अगर कोई भी बच्चा जो है मतलब अगर PWD एक्ट के अंदर आता है, यानी कि अगर वो विकलांग है, तो वहाँ पे जो उसकी आयु थी 6 से लेकर के जो 14 साल थी, उसकी जगह पे क्या हो गई है, उसकी जगह पे हो गई आपकी 6 से लेकर के 18 ईयर्स। ये सिर्फ उनके लिए है जो विकलांग बच्चे हैं। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अब ये जो 6 से लेकर के जो 14 साल तक की एज है, हो सकता है ये 3 से लेकर के 14 साल तक की एज हो जाए। ठीक है, अब इसका फोकस किस चीज़ पे था? जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों लाया गया। अगर हम कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी चीज़ की स्थापना करते हैं, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। बहुत सारे रीजंस रहे होंगे कि हमने उसको लाया है, उसको इम्प्रूव, उन रीजंस को हटाने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उसको लाया जाता है। तो वैसे ही जो हमारा RTE एक्ट जो था, इसको क्यों लाया गया? ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके, सभी बच्चों को शिक्षित किया जा सके। जो बच्चे अपना नामांकन करा रहे थे उनका नामांकन ना हो। ठीक है, और अगर कोई भी टीचर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ले रहा है किसी भी स्कूल में, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसीलिए सख्त मनाही है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी पैसा नहीं लेगा। 25% जो सीट्स है वो EWS की आरक्षित की गई है प्राइवेट स्कूल में भी। ठीक है, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं, तो वही RTE में कहा गया है कि जो बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है, उसको ध्यान में रख करके पुस्तकालय की स्थापना करनी है, खेल के मैदान की स्थापना करनी है, स्वच्छ व मजबूत विद्यालय, कक्ष, इन सारी चीज़ों को बच्चों को प्रदान करना है। स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स, प्रॉपर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए जो स्कूल में होती है। प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए, असेंबली रूम होना चाहिए, गेम्स रूम होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब जो मेन धाराएं हैं ना, मेन स्ट्रीम्स जो हैं वो कौन कौन सी है? तो धारा 29 के अंतर्गत ये कहा गया कि बच्चों के मानसिक विकास के अनुरूप उनका नियमित विश्लेषण किया जाएगा। और धारा 9 के अंदर ये कहा गया कि एक एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों का जो शैक्षिक क्षेत्र है उसका पूर्ण तरीके से विवरण किया जाए कि कब कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन सी नहीं, कब क्या है, उनका पूरा सिनेरियो, उनका पूरा जो शेड्यूल है वो उसके अंदर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, धारा 25 के अंतर्गत ये कहा गया कि शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत छात्र एक शिक्षक के अनुपात का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम क्लास की बात करें तो ऐसा नहीं कि आप एक क्लास में 35 की जगह 50 या 60 स्टूडेंट रखो, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक अनुपात होता है जो सारे स्कूल्स में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब धारा 28 में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक है तो वो किसी भी प्राइवेट ट्यूशन की मनाही है, वो कहीं पे भी कोई भी प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। धारा 17 के अंतर्गत ये कहा गया कि बच्चों को मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दंडनीय अपराध हैं। बच्चों को मारने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ये आपके रीट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि धारा 17 जो शारीरिक दंड और प्रताड़ना है ये किसके अंतर्गत आता है, और जो प्राइवेट ट्यूशन वाला है, ये दोनों जो है ना आपके, ये दोनों धाराएं जो हैं आपकी, ये बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब RTE जो है वो आया, उसकी विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या थी कि 6 से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट रिज़र्व की गई है इनके लिए, है ना। 10% फ़ीस का जुर्माना, अगर कोई भी बच्चों से फ़ीस लेता है, किसी भी प्रकार का कोई भी रकम लेता है, तो उस स्कूल पर जुर्माना लगाया जाएगा 10% का, और उस स्कूल की जो मान्यता है ना वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये कहा गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है ना, उसका मेन कौन है? तो उसका मेन कौन होता है? पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे। ठीक है, बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाए, इसका प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही है कि स्कूल में बच्चे हैं तो बच्चों को प्रॉपर मेंटेनेंस मिलना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि उनके लिए प्रॉपर क्लासरूम हो, उनके लिए प्रॉपर ग्राउंड हो, उनके लिए प्रॉपर एकेडमी रूम हो, प्ले रूम हो, सिंगिंग रूम हो, लाइब्रेरी हो,
तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स है तो 6 से लेकर के 14 साल हैं, और अगर हैंडीकैप्ड है, मतलब अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के आता है अगर PWD एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि अब हम बच्चों के लिए अगर हम यूज़ करें हैंडीकैप तो वो गलत है। अब हमें बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार की मानसिक अक्षमता पाई जाती है, डिसेबिलिटी पाई जाती है, असमर्थ है किसी भी काम को करने के लिए वो, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स निषेध किए गए हैं, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि ये क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसे कब लागू किया गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो टीचर्स का रेशियो जो था, ये जो सेटल किया गया, तो उसके अंदर क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपके यहाँ से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे रेशियो क्या है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी स्कूल में अगर हम बात करें पहली से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका वर्किंग आवर कितना है। तो फ्रेंड्स, 200 डे उनका वर्किंग आवर है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। और वहीं अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी स्कूल का जो वर्किंग डे है वो कितना है, 220, 6 to 8 क्लास के लिए। अगर हम ईयरली इनके आवर्स की बात करें तो इनके आवर्स कितने हैं, 1st to 5th क्लास के बच्चों के टीचर्स के जो आर हैं, पहली से 5वीं कक्षा के जो अध्यापक हैं उनके शैक्षिक आर अगर हम देखें वार्षिक रूप में तो वो हैं उनके 800 घंटे। और वहीं अगर हम 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की बात करें कि वो एक साल में कितने घंटे काम करते हैं, तो वो एक साल में कम से कम 1000 आवर काम करते हैं, ठीक है। और वीकली आवर्स की बात करें अगर हम इनके, तो 1st to 5th के टीचर्स के 45 और अपर प्राइमरी में 45 या 48 मान के चलिए आप, ठीक है। अब अगर हम रेशियो देखें कि प्राइमरी क्लासेस में कितने बच्चे होने चाहिए, तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का जो सिनेरियो फिक्स किया गया है वो ये किया गया कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक, 60 बच्चों पर 2 अध्यापक, 90 बच्चों पर 3 अध्यापक। मतलब आपको 30 जोड़ते जाना है। 90 के बाद आप 120 बच्चों पर 4 अध्यापक, 151 से 200 हैं, अगर 120 से पे 4 हैं, अब 120 से अगर 150 हैं तो 5 होंगे, ठीक है। 120 से 150 हैं तो आपके 5 होंगे। वहीं पे अगर आपके 150 से ज़्यादा हैं तो आपका एक टीचर, और 150 से 200 तक है तो एक टीचर और एक प्रिंसिपल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 150 से ज़्यादा हैं तो एक टीचर और एक प्रिंसिपल होगा। और वहीं अगर हम अपर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, और अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक शिक्षक और प्रिंसिपल, ठीक है। 40 रेशियो से, अगर रेशियो जो है वो 40 टीचर पर एक बच्चा, इससे ज़्यादा नहीं होगा अपर प्राइमरी क्लास में। 40 बच्चे पर एक टीचर, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन ये भी आता है आपके एग्ज़ाम में कि दूरी कितनी फिक्स की गई है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो उनके लिए जो विद्यालय है वो दूर नहीं होने चाहिए, और अगर वो दूर है तो ये वहाँ के जो राज्य अधिकारी हैं उनकी, ये जिसके अंडर आता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय पास में उपलब्ध कराएं बच्चों के। 1 किलोमीटर की दूरी पर ही विद्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। और अगर 6वीं से 8वीं तक का बच्चा है तो 3 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों को विद्यालय प्रदान किए जाने चाहिए, और अगर नहीं है तो उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए विविध विषय जैसे कि गणित और साहित्य है, उसके लिए एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के लिए एक शिक्षक, भाषा के लिए एक शिक्षक प्रदान किया जाना चाहिए। अगर हम देखें अंशकालिक समय की, तो अंशकालिक के अंदर आपका साहित्य है, स्वास्थ्य है, शारीरिक शिक्षा है, कार्य शिक्षा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए भी टीचर नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टीचर्स की ड्यूटी क्या है, अध्यापक के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक टीचर हो, आप सभी पीपल टीचर हो, और आप अपने भविष्य के अंदर आने वाले आगामी टीचर हो, राइट, फ्यूचर टीचर्स हो आप, तो आप ये जो टीचर्स की ड्यूटी है ये आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। टीचर की ड्यूटी क्या होती है कि बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारी तरह के डेवलपमेंट करे, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, उसको क्रिएटिव बनाए, उसकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करे, नॉलेज को इन्हेंस करे, राइट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के अंदर। जो करिकुलम है वो आपको कंप्लीट कराना है बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। पाठ्यक्रम का जो संचालन सुचारू रूप में कराना है आपको, जितने भी कार्य हैं उसको कराना है, एक्टिविटी के माध्यम से कराना है, प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ आप कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग पर आपको बल देना है। करिकुलम जो है वो आपको इंटरेस्टिंग वे में बढ़ाना है, पोस्टर एक्टिविटी है, डिबेट एक्टिविटी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप करवा सकते हो, ठीक है। प्ले वे मेथड से आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, किंडरगार्टन मेथड से आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, फील्ड ट्रिप मेथड का यूज़ कर सकते हो आप, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो आप, ताकि आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आप डिफरेंट स्किल्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, ताकि जो आपकी टीचिंग स्किल है वो बेटर हो, आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ। प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करोगे, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करोगे, ठीक है। आप स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का अरेंजमेंट करोगे, ताकि जहाँ पे आपको लग रहा है कि पेरेंट्स से आपको बात करनी चाहिए, आपके पूछना है बच्चों के बारे में कुछ भी, तो आप वो अरेंज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है अब हम ये देखेंगे। तो इसकी क्रियान्वित में केंद्र और राज्य स्तर का खर्च अनुपात 65 रेशियो 35 है, और पूर्वोत्तर राज्य में 90 रेशियो 10 है, ठीक है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी बच्चों से नहीं लिया जाएगा, उनके माता पिता से नहीं लिया जाएगा, और यदि ऐसा किया जाता है तो प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। जिस स्कूल से भी वो लिया जा रहा है, अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल से लिया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स से पैसे ले जा रहे हैं, तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। और हर प्रति व्यक्ति फ़ीस लेने पर 10 गुना जुर्माना है, ठीक है। प्राइमरी लेवल के वर्किंग आवर्स कितने हैं? 4। और अगर हम वहीं बात करें अपर प्राइमरी लेवल स्कूल्स की, तो वो है आपका 4.5 घंटा, ठीक है। अब वर्किंग आवर्स जो मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया अभी, सेम वही है यहाँ पे कि अगर 1st to 5th क्लास की बात की जाए तो 30 बच्चों पर 1 टीचर, 60 बच्चों पर 2 टीचर, 90 बच्चों पर 3 टीचर, 120 बच्चों पर 4 टीचर, 50 पर 5, 150 से 200 तक हैं या उससे ज़्यादा है तो 1 टीचर के साथ 1 प्रिंसिपल। वहीं अगर हम अपर प्राइमरी क्लास की बात करें 5 to 8 की, तो 1 से 35 बच्चों, अगर 35 बच्चों तक का क्लास में अगर 35 बच्चे तो उस पर 1 टीचर होगा, 35 to 70 हैं तो 2 टीचर, 75 to 105 हैं तो 3 टीचर, 105 से अबव हैं अगर तो आपका 1 हेडमास्टर प्लस 1 टीचर, ओके। 100 से अगर अबव है तो फ्रेंड्स ये सारे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आपके रीड के एग्ज़ाम में भी यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस आ रखे हैं कि एसएमसी का मेन अध्यक्ष कौन है, पेरेंट्स हैं, दूरी कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कब लागू किया गया, कब इसकी अध्यक्षता की गई, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर बार आते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। ऐसे ही अन्य अपडेट्स और अन्य वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपके साथ जल्द ही न्यू वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।